अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एएसएफ रूल्स 1978। अब इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसके अंदर हम लोगों ने एएसएफ एक्ट 1975 को डिस्कस किया था। बट आज की वीडियो के अंदर हम लोग रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि एक्ट और रूल में क्या डिफरेंस होता है, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बट शॉर्टली मैं आपको बताता चलूँ एएसएफ रूल्स स्टार्ट करने से पहले। एक्ट हम किसी भी उस लॉ को बोलते हैं जो कि लेजिस्लेटर की तरफ से बनाया जाता है, पार्लियामेंट के थ्रू प्रॉपर पास होता है और उस पर प्रेसिडेंशियल एसेंट होती है। उसके बाद उसे जो है अप्लाई कर दिया जाता है ऑल अक्रॉस दी पाकिस्तान किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। जबकि ये जो रूल्स होते हैं, रूल्स उसी एक्ट के जिस एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया था, ये उसके बारे में प्रोसीजर बताते हैं, मैकेनिज़्म बताते हैं कि उस एक्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा फ़लाँ डिपार्टमेंट में, ठीक है। और ये जो रूल्स मेकिंग की पावर होती है, ये सेक्शन 11 जो है एएसएफ एक्ट का ग्रांट करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है एएसएफ एक्ट के तहत? फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट की तरफ से होता है, वेयर एज रूल्स जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से होते हैं। अगर हम शॉर्ट कहें तो यूँ कह सकते हैं कि जो एक्ट होता है वो मेन लॉ होता है। क्या करना है, उर्दू में हम कह सकते हैं कि क्या करना है हम ड्राइव करेंगे एक्ट से। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके तहत हम लोग कोई काम कर सकते हैं, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें रूल्स के तहत मिलती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एएसएफ की प्रिपरेशन के लिए हमें रूल्स को भी स्टडी करना ज़रूरी है? यस। एफपीएससी जो है वो अपने ट्रेंड्स को दिन ब दिन चेंज करती जा रही है। शुरू में एफपीएससी पेपर बनाती थी सिर्फ और सिर्फ एएसएफ एक्ट में से, लेकिन अब आपने देखा है रिसेंट ईयर के अंदर जितनी भी रेलिवेंट प्रोविजंस बनती हैं, रेलिवेंट लॉज बनते हैं, जैसे कि एफआईए एक्ट, टेररिज्म एक्ट, जितनी भी एक्टिविटीज़ एयरपोर्ट्स पर हो सकती हैं, उन तमाम लॉज में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से जो एएसएफ एक्ट है उसके तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो एएसएफ रूल्स के अंदर बयान किए गए हैं। इसी वजह से एएसएफ एक्ट के साथ साथ एएसएफ रूल्स 1978 को पढ़ना भी ज़रूरी है। ये था बैकग्राउंड। अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर एएसएफ रूल्स को। तो एएसएफ रूल्स जो हैं आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसकी तरफ से जो पब्लिश किए गए हैं, ये 27 अप्रैल 1978 को ऑफिशियल गज़ट के अंदर पब्लिश किए गए हैं, ठीक है। और रूल मेकिंग की जो पावर है वो डीजी के पास भी नहीं है एएसएफ के, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है सेक्शन 11 ऑफ एएसएफ एक्ट के तहत। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These rules may be called the officers and members of Airport Security Force Rules 1978। ये कहलाएंगे दे शेल कम्स इन टू फोर्स एट वंस, मतलब इन तमाम रूल्स को एट वंस ही इन्फोर्स किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। दे शेल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स वेयर एवर दे मे बी। और कह रहा है कि ये अप्लाई किस पर होंगे? तमाम ऑफिसर्स पर, तमाम मेंबर्स पर जो कि एएसएफ के हैं और वो जहाँ पर भी हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 इसका जो है वो डेफिनेशंस के साथ डील करता है। एज यूजुअल इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। एक्ट का क्या मतलब है? कह रहा एक्ट का मतलब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक्ट 1975 इस रूल के तहत, ठीक है। क्योंकि ये उसका प्रोसीजर बता रहे हैं। ग्रेड का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा मीन्स द नेशनल स्केल ऑफ पे इन विच अ पोस्ट और ग्रुप ऑफ पोस्ट इज प्लेस्ड। वो नेशनल पे स्केल जो कि गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड हुआ है किसी भी पोस्ट का, उसे हम लोग ग्रेड कंसिडर करेंगे, जैसे ग्रेड 17, ग्रेड 15, ग्रेड 18 व्हाट्सएवर, ठीक है। इसके बाद यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब है अ डिटैचमेंट ऑफ द फोर्स इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एन एयरपोर्ट, ठीक है।
वो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिटैचमेंट जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एयरफोर्स के लिए इंट्रस्ट किए जाएँ, उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन नंबर 3 जो है वो हेड क्वार्टर के बारे में बताता है। तो कहता है कि हेड क्वार्टर जो है शेल बी एट सच प्लेस एज द फेडरल गवर्नमेंट में बी ऑर्डर अपॉइंट्स। उस जगह को हेड क्वार्टर कंसिडर किया जाएगा जिसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर करेगी। ठीक है, द यूनिट में बी पोस्टेड एट सच एयरपोर्ट एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग और डायरेक्ट। और कह रहा है कि यूनिट जो है उसे ही कंसिडर किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा, जिससे फेडरल गवर्नमेंट जो है राइटिंग और डायरेक्ट ऑर्डर के तहत बताएगी कि ये आपका यूनिट होगा और ये आपका हेड क्वार्टर होगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 जो है वो जनरल सुपरविजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट की बात करता है। तो कहता है कि डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज हिज पावर एंड परफॉर्म हिज फंक्शन अंडर द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के तहत जितनी भी जनरल सुपरविजन है एएसएफ की, वो तमाम की तमाम डायरेक्टर जनरल जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन सी परफॉर्म करेंगे? शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, एनी रूल्स ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन मेड और इशूड बाय दैट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कह रहा है कि जो डीजी हैं वो तमाम की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि उन्हें असाइन की गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फॉर दी काम करने के लिए डिपार्टमेंट के। ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए टाइम टू टाइम जो भी ऑर्डर दिए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, जो एक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो डीजी को दी गई हैं और डीजी जो है उसे एग्जीक्यूट करेंगे विद इन डिपार्टमेंट। इसके बाद क्या है? शेल एक्सरसाइज ऑल फाइनेंशियल पावर रिलेटिंग टू इट एंड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू सच डायरेक्शन टू द डायरेक्टर जनरल एंड ऑफिसर्स एज थिंग्स नेसेसरी। कह रहा है कि जितनी भी फाइनेंशियल पावर हैं उन्हें भी एक्सरसाइज करेंगे डीजी, और इसके अलावा जितनी भी टाइम टू टाइम डायरेक्शन की नीड होगी डायरेक्टर जनरल को और फेडरल गवर्नमेंट समझेगी कि नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो वो भी कर सकती है डायरेक्टर जनरल को जनरल सुपरविजन के लिए। इसके बाद सेक्शन नंबर 5 जो है वो ड्यूटीज़ के साथ डील करता है डायरेक्टर जनरल की। द डायरेक्टर जनरल शैल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द फोर्स। कह रहा है कि जो डायरेक्टर जनरल होगा वो हेड होगा फोर्स का। ठीक है, शैल बी इन कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द फोर्स। तमाम फोर्स जो है उनके कमांड में होगी, कंट्रोल में होगी। शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द फेडरल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द मैटर्स कंसर्निंग टू द फोर्स एंड द एक्सरसाइज ऑफ इट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। कह रहे हैं कि जितने भी कंसर्निंग मैटर्स होंगे एएसएफ के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी डीजी ही होगा। किसको? फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट उसको एम्पावर कर रही है। में बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर असाइन ड्यूटीज टू दी ऑफिसर एंड मेंबर। कह रहा है कि जो डीजी है एएसएफ का, वो जर्नल और स्पेशल ऑर्डर के तहत भी ऑफिसर्स को और मेंबर्स को ड्यूटी असाइन कर सकता है। शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स डिसिप्लिन। कह रहा है कि जो एएसएफ के जो डिसिप्लिन है उनको मेंटेन करना भी डायरेक्टर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शैल टेक सच मेजर्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इट्स ऑफिसर एंड मेंबर्स एज आर नेसेसरी। कह रहा है कि जो मेंबर्स और जो ऑफिसर्स जो हैं रिक्रूट होंगे एएसएफ के अंदर, उनकी ट्रेनिंग के लिए जितने भी इकदाम ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, उन्हें भी मेक श्योर करना डीजी की ही ड्यूटी है। ठीक है, और डीजी किसको जवाबदेह है? वो फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट उसको तमाम एम्पावर करी। अब आपको ये चीज़ें समझ आ रही है ना कि डायरेक्टर जनरल का ओहदा क्रिएट किया गया एक्ट के तहत 1975 एएसएफ के, लेकिन उसकी तमाम प्रोसीजर, उसकी ड्यूटीज़, उसकी पावर, वो तमाम की तमाम चीज़ें, मैकेनिज्म बयान किए गए हैं रूल्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 6 जो है वो बताता है ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। पहले डीजी की बताई और अब ऑफिसर्स और मेंबर की बता रहे। कह रहे हैं कि ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स शैल कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ देयर सुपरवाइजर सुपीरियर ऑफिसर्स एंड परफॉर्म सच ड्यूटी एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी असाइन टू देम। कह रहे हैं कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो कंप्लाई करेंगे ऑर्डर के साथ अपने सुपीरियर ऑफिसर के साथ। ठीक है, जितने भी सुपीरियर ऑफिसर्स जो हैं, डीजी हैं, डीजी से नीचे डायरेक्टर्स हैं, वो तमाम के तमाम जो भी ऑर्डर करेंगे अपने सबऑर्डिनेट को उन ऑर्डर्स को मानना ऑफिसर्स की और मेंबर की ड्यूटी है, और उन्हें टाइम टू टाइम जो भी टास्क असाइन किए जाएंगे उन्हें भी मानना उनकी ड्यूटी है। इसके बाद 7 जो है सेक्शन नंबर, वो बताता है एडिशनल डायरेक्टर टू बी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। कह रहा है एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड टू अ यूनिट शैल बी अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स ऑफ एयरपोर्ट एट विच
पोस्ट में भी कह रहा है कि जितने भी आपके एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होंगे किसी भी यूनिट पर, ठीक है, वो आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कंसिडर किए जाएंगे उस यूनिट के, उस एयरपोर्ट पर, ठीक है। जितने भी एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स कंसिडर किए जाएंगे। अब कहता है शेल बी रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्टर जनरल। अब वो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं यानी कि एडिशनल डायरेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसको, डीजी को, in respect of all matters concerning his unit including the discipline and training of its officer and member। कह रहा है कितने भी concerning matters हैं डिसिप्लिन के, ट्रेनिंग के, ऑफिसर्स के या मेंबर्स के, उन तमाम के तमाम मैटर के लिए जो आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ। इसके बाद कहता है शैल बी इन कमांड ऑफ हिज यूनिट। कह रहा है कि वो उनकी जो यूनिट होगी वो उसकी कमांड में रहेंगे। मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर असाइन ड्यूटी टू ऑफिसर एंड मेंबर्स। कह रहा है कि वो जो आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स यानी एडिशनल डायरेक्टर्स होंगे वो स्पेशल और जनरल ऑर्डर के तहत ड्यूटीज़ भी असाइन कर सकते हैं ऑफिसर्स को और मेंबर्स को। इसके बाद कंपोजिशन की बात करता है कि जो एएसएफ है वो किस तरीके से कंपोज्ड होगी। द फोर्स शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स एंड मेंबर्स विद द डिजिग्नेशन एंड ग्रेड शोन अगेंस्ट ईच नेमली। कह रहा है कि एएसएफ को कुछ इस तरीके से जो है ना कंपोज्ड किया जाएगा। उसके अंदर ऑफिसर्स भी होंगे, मेंबर्स भी होंगे और उनकी डिजिग्नेशंस होंगी, प्रॉपर ग्रेड्स होंगे और ग्रेड्स वही होंगे जो आपके गवर्नमेंट के सेटल हुए हैं, ठीक है। डायरेक्टर जनरल होंगे सबसे बड़े, आपको पता है डीजी, बीपीएस 21 होगा उनका। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल होंगे, बीपीएस 20 होगा। डायरेक्टर्स होंगे, बीपीएस 20 होगा। एडिशनल डायरेक्टर्स होंगे, पीछे हमने पढ़ा जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होंगे एडिशनल डायरेक्टर्स, ठीक है, उनका बीपीएस 19 होगा। डिप्टी डायरेक्टर्स का 18 होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर का 17 होगा। आप यकीनन प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए और इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए, इसी वजह से आप जो है ना एएसएफ एक्ट और एएसएफ रूल्स को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी डिजिग्नेशन की बात हो रही है जिस पर आप इंशाल्लाह सेलेक्ट होने जा रहे हैं। सो असिस्टेंट डायरेक्टर का बीपीएस 17 होगा, इंस्पेक्टर का बीपीएस 16 होगा, सब इंस्पेक्टर का बीपीएस 14 होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 11, सर्जेंट्स का 9 और कॉर्पोरल का 7 होगा, ठीक है। इसके बाद कहता है अथॉरिटी टू मेक अपॉइंटमेंट, कि अथॉरिटी किसके पास है अपॉइंटमेंट करने की। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मेक अपॉइंटमेंट इन द फोर्स टू ग्रेड 17 एंड शैल बी एडवाइजर फॉर द इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। कह रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उसके पास अथॉरिटी अपॉइंटमेंट की 0 से लेकर, मतलब जो आपके सबसे छोटा रैंक है वहाँ से लेकर ग्रेड 17 तक की जितनी भी अपॉइंटमेंट है असिस्टेंट डायरेक्टर तक की, ठीक है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर की, इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, एएसआई की, कॉर्पोरल की, इन तमाम की जो अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के पास है। और कहता है द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मेक अपॉइंटमेंट इन द फोर्स टू ग्रेड 1 to 16 शैल बी डायरेक्टर जनरल। कह रहा है कि जो आपके पास 1 से 16 तक की अपॉइंटमेंट्स होंगी वो डायरेक्टर जनरल के पास है। मतलब सिंपली मैं आपको बताता चलूँ, कह रहा है कि जितनी भी आपके पास ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक की अपॉइंटमेंट होंगी वो डायरेक्टर जनरल के पास है, और ग्रेड 16 से ऊपर 17, 18, 19 जितने भी आपने डायरेक्टर्स पढ़े, एडिशनल डायरेक्टर्स पढ़े, उन तमाम की अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करेंगी। मतलब हायर हियरार्की जो है ना उनकी अपॉइंटमेंट इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करेगी, इनका अपना एक वो कॉरम होगा उसके तहत ही अपॉइंट होंगे। इसके अलावा जो छोटे रैंक्स हैं, सब ऑर्डिनेट हैं, रैंक 1 से लेकर 16 तक के ग्रेड्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टर जनरल के तहत होंगी। इसके बाद कहता है मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट किस तरीके से होंगी। अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन द फोर्स शेल मेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कह रहा है कि अपॉइंटमेंट इन तरीके से हो सकती है बाय प्रमोशन ऑफ ट्रांसफ़र, प्रमोशन हो से अपॉइंटमेंट हो सकती है कि पहले बंदा किसी और रैंक में था अब किसी और में आ गया है, या फिर ट्रांसफ़र हो के आया है, या फिर मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ये भी हो सकता है कि इनिशियल लेवल पर रिक्रूट हो। जिस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप टेस्ट देंगे, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होंगे, मेरिट लिस्ट लगेंगी, इससे बोलते हैं इनिशियल अपॉइंटमेंट। इस तरीके से भी अपॉइंटमेंट्स जो हैं हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। कह रहे हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल नहीं हैं अपॉइंटमेंट के लिए। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू द फोर्स
हैज़ मैरिड अ फॉरेन नेशनल, कह रहा है कि जो फॉरेन नेशनल के साथ मैरिड हैं वो भी एलिजिबल नहीं है, इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी नहीं है, वो भी एएसएफ का हिस्सा नहीं बन सकता। वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम एनी डिफेंस फोर्स और सिविल सर्विसेज ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, डिसिप्लिनरी ग्राउंड की वजह से किसी भी फोर्स में से या सिविल सर्विसेज में से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो भी एएसएफ का हिस्सा नहीं बन सकता। हैज़ नॉट अटेंड द मिनिमम लेट डाउन फिजिकल स्टैंडर्ड लेट डाउन इन अकॉर्डेंस विद सब रूल्स टू, कह रहा है कि अगर उसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो मैट नहीं करते कि वो एएसएफ के अंदर रिक्रूट हो सके, तो वो भी नॉट एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए। इसके बाद सीनियरिटी की बात करता है सेक्शन नंबर 12 के अंदर, अ सीनियरिटी लिस्ट शैल बी ड्रॉन अप एंड मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स, कह रहा है कि इसके तहत जो है सीनियरिटी की जो लिस्ट है उसे मेंटेन किया जाएगा तमाम ऑफिसर्स की और मेंबर्स की। अ पर्सन अपॉइंट टू अ ग्रेड शैल काउंट हिज सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज अपॉइंटेड और टू द ग्रेड, कह रहा है कि किसी भी बंदे की जो सीनियरिटी है वो काउंट की जाएगी उस डेट से जिस डेट को वो अपॉइंट हुआ है। इफ मोर पर्सन देन वन और अपॉइंटेड टू अ ग्रेड बाय इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑन द सेम डेट, देयर इंटर से सीनियरिटी शैल फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स डिटरमिन्ड आफ्टर एनी टेस्ट और एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ देयर इनिशियल ट्रेनिंग, कहता है कि अगर एक से ज़्यादा लोग जो हैं एक साथ अपॉइंट हुए हैं एएसएफ के अंदर, मिसाल के तौर पर 10 लोग जो हैं अपॉइंट हो गए, अब एक साथ अपॉइंट हुए, उन लोगों में से किसकी पहली सीनियरिटी काउंट की जाएगी, तो कहता है उन 10 के 10 लोगों में से या 10 से ज़्यादा लोगों में से जिन लोगों का मेरिट बनेगा, ठीक है, ट्रेनिंग का मेरिट, एग्ज़ाम का मेरिट, टेस्ट का मेरिट, पहले पर जो है वो उस लिहाज से सीनियर काउंट होंगे, दूसरे पर जो है वो उस लिहाज से सीनियर काउंट होंगे, जो 10वें पर है वो उस लिहाज से उनकी सीनियरिटी काउंट होगी। हालांकि वो 10 के 10 लोग जो हैं अपॉइंट साथ हुए हैं, लेकिन उनकी जो सीनियरिटी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जामिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनिशियल ट्रेनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट जो है कंसिडर की जाएगी। इसके बाद अ पर्सन अपॉइंटेड टू अ ग्रेड बाय इनिशियल अपॉइंटमेंट शैल बी जूनियर टू अ पर्सन अपॉइंटेड टू अ ग्रेड बाय प्रमोशन और ट्रांसफर ऑन द सेम डेट, कह रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि उसी डेट को इनिशियली अपॉइंट हुआ है और एक ऐसा पर्सन है जो कि उसी डेट को ट्रांसफर होके या ग्रेड प्रमोट होके अपॉइंट हुआ है, ठीक है, तो वो जो बंदा जो कि ग्रेड प्रमोट होकर अपॉइंट हुआ है उसे सीनियर कंसिडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा कारपोरल से एएसआई जो है अपॉइंट हुआ है प्रमोट होके, और एक डायरेक्ट एएसआई अपॉइंट हुआ है, तो जो इनिशियल से डायरेक्ट अपॉइंट हुआ है ना तो उसे जूनियर कंसिडर किया जाएगा, जो कि ग्रेड से प्रमोट होकर आगे गया है उसे जो है सीनियर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद कहता है पर्सन अपॉइंटेड टू अ ग्रेड बाय प्रमोशन ऑन द सेम डेट शैल काउंट देयर इंटर सीनियरिटी from the date of their appointment to the lower grade from which they were empowered, कह रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि पहले अपॉइंट हुआ था जूनियर, उसके बाद वो सीनियर अपॉइंट हो गया सीनियरिटी की वजह से, तो उसकी जो प्रमोशन का जो टाइम पीरियड है वही कंसिडर किया जाएगा जो कि उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट थी। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपॉइंट होता है 2026 के अंदर कारपोरल, उसके बाद 2030 के अंदर वो अपॉइंट हो जाता है एएसआई, तो एएसआई अपॉइंट होने के बाद उसका जो टाइम पीरियड है 2030 से नहीं कंसिडर किया जाएगा, जबकि उसका 2026 से कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो पार्ट है 2026 के अंदर बना था। पर्सन अपॉइंटेड टू अ ग्रेड बाय ट्रांसफर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट ऑन द सेम डेट शैल रिटेन देयर इंटर सीनियरिटी ऑफ दैट डिपार्टमेंट, कह रहा है कि अगर पर्सन अपॉइंटमेंट टू अ ग्रेड बाय ट्रांसफर, कह रहा है कि एक पर्सन है जो अपॉइंट हुआ है एक सेम डिपार्टमेंट से, ठीक है, उसका ग्रेड भी सेम है, वो पिछले डिपार्टमेंट में भी ग्रेड 17 में था, यहाँ भी सेम है, या 18 में था, यहाँ भी सेम है, और वो जो डिपार्टमेंट है इंटर सेम, मतलब एक ही कॉरम के नीचे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सीनियरिटी है वो सेम काउंट होगी, ठीक है, क्योंकि वो एक नेचर की जॉब करते आ रहे हैं। इसके बाद कहता है सब सेक्शन 7 के अंदर, इफ़ अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू अ ग्रेड बाय प्रमोशन एंड अनदर बाय ट्रांसफर ऑन द सेम डेट, द person who is appointed by the promotion shall rank senior to a person who is appointed by the transfer, कह रहा है कि एक बंदा ट्रांसफ़र हो के आया है और एक बंदा जो है प्रमोट होकर आया है और दोनों सेम डेट को आए, अब इन दोनों में से सीनियर किसको कंसिडर किया जाएगा, तो कह रहा है कि जो बंदा प्रमोट हो के उस रैंक पर गया है उससे सीनियर कंसिडर किया जाएगा, और जो बंदा ट्रांसफ़र होकर उसी रैंक पर आया है उसे जूनियर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है।
इसके बाद कहता है अ पर्सन अपॉइंटेड टू अ ग्रेड ऑन एन ऑफिशिएटिंग ऑन रेगुलर बेसिस शैल बी सीनियर टू द पर्सन अपॉइंटेड टू द सेम ग्रेड ऑन एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कहता है कि आपको पता है एडहॉक कहते हैं किसी की जगह पर अपॉइंट होना, और कॉन्ट्रैक्ट आपके पास एक महदूद लिमिट तक जो है टाइम पीरियड तक किसी जॉब के लिए अपॉइंट होना। तो कहता है कि एक पर्सन जो है वो ऑफिशियल बेसिस पर अपॉइंट हुआ है, ठीक है, और एक एडहॉक बेसिस पर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट हुआ है। तो जो ऑफिशियल बेसिस पर रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट हुआ है उसे सीनियर कंसिडर किया जाएगा, ना कि एडहॉक बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले को। इसके बाद सेक्शन नंबर 13 जो है वो कन्फर्मेशन की बात करता है। कन्फर्मेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल बी सब्जेक्ट टू फिटनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट वैकेंसीज इन दी फोर्स। कह रहा है कि कन्फर्मेशन जो है ऑफिसर्स की और मेंबर्स की जो है उसे किया जाएगा कि उनकी फिटनेस क्या है और अवेलेबिलिटी कितनी वैकेंसीज की हैं फोर्स के अंदर, उसके बाद ही कंफर्म किया जाएगा। सेक्शन नंबर 14 जो है वो एज ऑफ सुपर एनुएशन के साथ डील करता है। द एज ऑफ सुपर एनुएशन ऑफ द ऑफिसर्स एंड मेंबर शैल बी 60 ईयर। कह रहा है कि मैक्सिमम एज जो है वो 60 ईयर होगी। 60 ईयर के बाद जो एएसएफ के जो आपके मेंबर्स हैं या फिर ऑफिसर्स हैं वो रिटायर कंसिडर किए जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है, पेंशनड हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 15 जो है वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में डील करता है कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ द ऑफिसर शैल बी रिटन एंड एंडोर्स बाय द ऑफिसर सुपीरियर टू देम इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल। कह रहा है कि जो भी आपके पास एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होंगी तमाम ऑफिसर्स की, वो एंडोर्स की जाएंगी उनसे आगे जो सुपीरियर ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, उन्हें जो डायरेक्टर जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डेंस वो रिपोर्ट तैयार करेंगे जितने भी ऑफिसर्स हैं, और उनसे ऊपर के जो सीनियर सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनसे एंडोर्स भी करवाएंगे जो एनुअल होंगी, और ये तमाम रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल होंगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 16 जो है वो डील करता है वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल। कह रहा है कि वो उनकी क्या वैलिडिटी होगी उन अपॉइंटमेंट्स की जो इस रूल्स के कमेंसमेंट से बिफोर हुई हैं, उनसे पहले हुई हैं। ऑल अपॉइंटमेंट टू द फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इन अकॉर्डेंस विद और सब्जेक्ट टू दीज रूल्स। कह रहा है कि वो अपॉइंटमेंट जो कि इस रूल के वैलिड होने से पहले हुई थी एएसएफ के अंदर, क्योंकि देखें एएसएफ एक्ट आया 1975 के अंदर, 76 के अंदर एएसएफ का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ, अब रूल्स आ रहे हैं 78 के अंदर। तो कह रहा है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट इन रूल से पहले हुई थी उन अपॉइंटमेंट्स को भी सेम इन अकॉर्डेंस डील किया जाएगा इन रूल के तहत। इसके बाद डिजिग्नेशन का बताता है नो ऑफिसर्स और मेंबर शैल बी रिजाइन फ्रॉम द फोर्स विदाउट गिविंग इन राइटिंग और नोटिस ऑफ 2 मंथ। कह रहा है कि कोई भी बंदा एएसएफ से जो है रिज़ाइन नहीं कर सकता, कोई भी ऑफिसर रिज़ाइन नहीं कर सकता राइटिंग के बगैर कि वो रीजंस बताए कि वो क्यों एएसएफ से रिज़ाइन कर रहा है, और 2 मंथ का उसने नोटिस भी पहले करना है। प्रोवाइडेड that a person may at any time resign with the prior permission of the appointing authority। कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो है मजीद ये प्रोवाइडेड दैट कोई भी पर्सन जो है किसी भी टाइम पर रिज़ाइन कर सकता है अगर उसे प्रायर पहले परमिशन हासिल है, इजाज़त हासिल है अपॉइंटिंग अथॉरिटी की, कि उसे जो इस अथॉरिटी ने अपॉइंट किया था उसकी अगर परमिशन हासिल है तो फिर वो रिज़ाइन कर सकता है। अदरवाइज़ उसे जो है 2 महीने पहले नोटिस करना होगा, राइटिंग्स के अंदर उसे देना होगा, उसके बाद जो है वो रिज़ाइन कर सकता है। इसके बाद कहता है कि अ पर्सन हु आफ्टर टेंडरिंग हिज रिजिग्नेशन एंड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटी without reasonable cause or without prior permission of his superior officer shall be liable of disciplinary action। कह रहा है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने रिजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया था अपॉइंटिंग अथॉरिटी को और उसकी जो है वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई थी या फिर उसे परमिशन ग्रांट नहीं की गई थी और वो ऐसे ही जो है एब्सेंट है, ठीक है, तो उस बंदे के अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन जो है लिया जाएगा कि वो बंदा इतने अरसे से कहाँ पर है, उसे तो रिजिग्नेशन की जो है परमिशन भी नहीं ग्रांट की गई थी और उसके पास तो प्रॉपर कोई सॉलिड रीजनेबल कॉजेज़ भी नहीं थे कि जिसकी वजह से उसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो ग्रांट कर सके कि नाउ यू आर फ्री, यू कैन रिज़ाइन।
तो इस वजह से उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जा सकते हैं। अलाउंसेस की बात करते हैं। ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल बी गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। कह रहा है कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन्हें फेडरल गवर्नमेंट ने जो कंडीशंस दी हैं उनके तहत ही अलाउंसेस दिए जाएंगे फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर इट्स ऑफिसर्स एंड स्टाफ इन एडिशन टू इंटाइटल फॉर द फॉलोइंग अलाउंसेस। कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो ऑफिसर्स के लिए, स्टाफ्स के लिए जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनके तहत ही उन्हें अलाउंसेस दिए जाएंगे। ऑल सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स एंड ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स जितने भी हैं, ठीक है, उनके तहत ही उन्हें दिए जाएंगे। इसके बाद कहता है कि 19 लीव के बारे में बताता है। ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल बी इंटाइटल्ड टू सच लीव एंड अदर प्रिविलेजेस एज आर एडमिसिबल टू द फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट। कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, वफाकी सरकार के जो मुलाजिम होते हैं, उन्हें जो छुट्टियों की लीव्स की जो इजाज़त हासिल है सेम एज इट इज़, उसके तहत ही एएसएफ के जो ऑफिसर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन्हें भी छुट्टियां मिलेंगी जो कि सरकारी वफाकी सरकारी मुलाजमीन को हासिल हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 20 जो है वो पेंशन से डील करता है। ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल बी गवर्न्ड बाय द पेंशन रूल्स एप्लीकेबल टू द फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट। कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं, मुलाजिम हैं, उन्हें जिस रूल के तहत पेंशन दी जाती है, जिस मुताबिक उन्हें पेंशन की परसेंटेज दी जाती है, सेम एज इट इज़ एएसएफ के भी ऑफिसर्स और मेंबर्स को दी जाएगी। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, द अकाउंट्स ऑफ द फोर्स विल बी मेंटेन्ड बाय द अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज। कह रहा है कि जो आपके एएसएफ के अकाउंट्स हैं उन्हें मेंटेन किया जाएगा अकाउंटेंट जनरल AGPR, यानी कि अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज़ की तरफ से इनके जितने भी अकाउंट्स हैं एएसएफ के, उन्हें मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर कह रहा है कि डायरेक्टर जनरल एंड द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, ठीक है, शेल अपॉइंट्स ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स एट द हेडक्वार्टर्स एंड द यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जो डायरेक्टर जनरल हैं और आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी को भी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर किसी भी हेडक्वार्टर पर, किसी भी यूनिट पर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ड्राइंग और डिस्पर्सिंग ये वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है। देखें, ड्राइंग और डिस्पर्सिंग की जब भी हम लोग इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो ये हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर अथराइज टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द ट्रेजरी एंड डिस्पर्स इट टू एम्प्लॉय और फॉर ऑफिशियल एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं ख़जाने से, ट्रेजरी से, जो सरकार का ख़जाना है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का ख़जाना है, और उसे डिसबर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, उसे अदा भी कर सकते हैं, तकसीम भी कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं टू एम्प्लॉयज़ और फॉर ऑफिशियल एक्सपेंडिचर, कि भाई मेरा ये ऑफिशियल एक्सपेंडिचर था, ये मेरी एम्प्लॉयमेंट का एक्सपेंडिचर था, उसे मैं यूटिलाइज़ भी कर सकता हूँ, फ़लाँ जगह गया था, ये गया था। तो वो तमाम चीज़ें भी जो हैं आपके डायरेक्टर जनरल और सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं इस एक्टिविटी के लिए भी अपॉइंट्स हो सकते हैं हेडक्वार्टर पर और यूनिट्स पर, कि वो किसी भी ऑफिसर्स को, किसी भी मेंबर्स को ड्रॉ करने की या डिसबर्स करने की उनके जो अकाउंट्स हैं उन्हें इजाज़त दे। इसके बाद इम्प्रेस्ड अकाउंट्स के बारे में बताता है। देयर शैल बी मेंटेन एन इम्प्रेस्ड अकाउंट एट द हेडक्वार्टर एंड यूनिट्स बाय सच ऑफिसर्स एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। कह रहे कि जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं और मेंबर्स हैं उनके इम्प्रेस्ड अकाउंट भी मेंटेन किए जाएंगे हेडक्वार्टर पर और यूनिट्स पर, जो कि उन्हें अप्रूवल फेडरल गवर्नमेंट के होने के बाद उन्हें हासिल होगा, ठीक है। अब इम्प्रेस्ड अकाउंट आपके पास क्या होते हैं, कहता है कि इम्प्रेस्ड अकाउंट आपके पास अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश गिवन टू एन ऑफिसर्स फॉर स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस। कह रहा है कि आपके पास इम्प्रेस्ड अकाउंट वो होते हैं कि जितनी भी रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिसर्स के और मेंबर्स के, किसी भी फोर्स के, उसको यूटिलाइज करने के लिए उन्हें, ज़ाहिर है अब रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत तो है, ठीक है, तो उसके लिए उनके इम्प्रेस्ड अकाउंट बनाए जाते हैं कि वो इनमें से जो है पैसों को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उनके लिए भी हेडक्वार्टर और यूनिट्स पर जो है आपकी प्रॉपर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट से डायरेक्शन लेने के बाद होगी। द ऑफिसर अपॉइंट टू मेंटेन द इम्प्रेस अकाउंट शैल एक्सरसाइज सच पावर आर
exercised by an officers of the federal government in respect of impressed account। कह रहा है कि जो impressed account के लिए ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा वो सेम पावर एक्सरसाइज करेगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के impressed अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कोई भी ऑफिसर अपॉइंट होने के बाद पावर को एक्सरसाइज करता है। ठीक है, इसके बाद ऑडिट की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 24 ऑडिट कहता है कि ऑल अकाउंट्स ऑफ द फोर्स शैल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, AGP। कह रहा है कि जितने भी अकाउंट्स होंगे ASF के उन तमाम अकाउंट्स को ऑडिट किया जाएगा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, सो ये था ASF एक्ट के रूल्स जिसके अंदर टोटल 24 सेक्शन थे। मैंने डिटेल के अंदर कोशिश की है कि मैं एक एक सेक्शन को जो है एलेबरेट कर सकूं। अगर आपने ASF एक्ट 1975 की सीरीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल अबाउट लॉ विद वलीद के अंदर आप ASF एक्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप ASF के रूल्स 1978 के इन्हें स्टडी करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विश यू गुड लक। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।